गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। In our life, many chemical incidents happen every day in which substance changes their form. हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे केमिकल इंसिडेंट होते हुए देखते हैं जिसके अंदर सब्सटेंस अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। दीज चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इन चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस या फिर केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। देखो, फिजिकल चेंज के बारे में पहले बताया गया है। इन सम सब्सटेंस ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज, कॉज मीन्स क्या होता है, कारण, अगेन इनिशियल सब्सटेंस इज ऑब्टेन। कुछ सब्सटेंस के अंदर अगर हम कॉज को रिमूव कर दें, जिस कॉज की वजह से चेंज हो रहा है उस कॉज को ही रिमूव कर दें, तो वापस इनिशियल सब्सटेंस यानी पहले वाला जो सब्सटेंस है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। वेयर एज ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ सम चेंजेस आर सच, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस गेट्स चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्सटेंस का कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है और पूरी तरह से नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। उन चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, जिन चेंजेस के अंदर हम कॉज को अगर हटा दें, रिमूव कर दें और इनिशियल सब्सटेंस हमें वापस मिल जाए, वो होते हैं फिजिकल चेंज। और जिन चेंजेस के अंदर पूरा केमिकल कंपोजिशन ही सब्सटेंस का चेंज हो जाए, उसका अगर हम कॉज ऑफ चेंज हटा भी दें तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चेंजेस होते हैं केमिकल चेंज। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल चेंज के बारे में। फ़िज़िकल चेंज क्या होता है, उसके एग्जाम्पल और उसकी प्रॉपर्टीज़। These are the changes in which physical properties and state of substance changes but their chemical properties do not change on removing the cause of change. Again, initial substance is obtained. ये वो चेंज होते हैं जिनके अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टी और सब्सटेंस की जो स्टेट है, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, जो भी उसकी स्टेट है वो चेंज होती है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती जब हम कॉज ऑफ चेंज को रिमूव कर देते हैं तब, और वापस हमें इनिशियल स्टेट ही उसकी ऑब्टेन होती है, उसे बोलते हैं हम फिज़िकल चेंज। जैसे कि वाटर है, ठीक है, वो अपनी लिक्विड स्टेट में होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो गैस में चेंज होता है, लेकिन अगर हम हीटिंग की जो हम जिससे हीट मिल रही है, जो कॉज है हीट देने का, उसको अगर हटा दें हम तो वो गैस में चेंज नहीं होगा, वापस लिक्विड हो जाएगा। इसी तरह से वेपर में भी चेंज कर सकते हैं। जब हम हीट कर रहे हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम उसको कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी हीट करने पे गैस में चेंज हो रहा था और कूल करने पे सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो ये इसकी फ़िज़िकल स्टेट है। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है हमको, वाटर है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर के अंदर, और जब हम उसको कूल करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। और अगर सॉलिड को वापस हीट किया जाए तो वापस लिक्विड बन जाएगा, और गैस को वापस कंडेंस किया जाए तो वापस लिक्विड बन जाएगा। ये तो हो गया फिज़िकल चेंज का एग्जांपल। ऐसे ही हमें कुछ अदर एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे मैग्नेट फॉर्मेशन बाय आयरन, शुगर डिज़ोल्विंग इन वाटर। ये भी दो एग्जांपल है फिज़िकल चेंज के। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल चेंज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओनली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस लाइक स्टेट, कलर, स्मेल एक्सेट्रा चेंजेस। फिज़िकल चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें बाहर से देखने में पता चलती है, जैसे उसकी स्टेट, कलर, स्मेल, फिज़िकल चेंज के अंदर केवल यही प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। ठीक है। सेकंड है ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज। अगर हम जिस कारण से चेंज हो रहा है उस कारण को अगर हम रिमूव कर दें तो वापस इनिशियल सब्सटेंस ही हमें ऑब्टेन हो जाता है, वो होते हैं फिज़िकल चेंज। और फिज़िकल चेंज कैसे होते हैं, ये चेंज टेम्परेरी होते हैं, इसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, न्यू सब्सटेंस इज़ नॉट फॉर्म्ड। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं, दीज आर चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। इसके अंदर
केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और सब्सटेंस का कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। व्हेन केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल चेंज होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज अगेन इनिशियल सब्सटेंस इज ऑब्टेन। जब हम केमिकल चेंज होता है, रिएक्शन होती है उसकी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कॉज ऑफ चेंज को, जिस कारण से चेंज हो रहा है, उस कॉज को हटा दे तो वापस हमें इनिशियल सब्सटेंस ऑब्टेन होगा। जबकि फिजिकल में अगर हम कॉज ऑफ चेंज को हटा देते हैं तो हमें इनिशियल सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाता है। एग्जाम्पल, ऑन बर्निंग कोल, हाँ, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। ये कोल है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैस के अंदर हम इसको प्रेजेंस में हम इसको बर्न कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO2 गैस बन रही है। ये भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। हेयर व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट दैन सब्सटेंस विद न्यू केमिकल कंपोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। यहाँ पर कार्बन गैस रिएक्ट कर रही है, कार्बन कोल है, कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। जब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें नया सब्सटेंस मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इस रिएक्शन के अंदर कॉज ऑफ चेंज को हटा दें तो भी वापस से हमें कोल ऑब्टेन नहीं हो सकता। इन दिस रिएक्शन कोल कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम CO2, हमें CO2 से वापस कोल ऑब्टेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, केमिकल चेंज का, जिसके अंदर कॉज ऑफ चेंज को हटाने पर वापस से इनिशियल सब्सटेंस नहीं मिलता, वो होते हैं केमिकल चेंजेस। इसके कुछ अदर एग्जाम्पल है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क, अगर मिल्क से एक बार कर्ड बन गया, दही बन गया, तो वापस उससे दूध नहीं बन सकता। स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड वेजिटेबल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, बस फिजिकल चेंज के बिल्कुल अपोजिट इसकी प्रॉपर्टी है। द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन फ्रॉम द इनिशियल सब्सटेंस। केमिकल चेंज के अंदर जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी और उसका कंपोजिशन इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जनरली इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन, जनरली जो इनिशियल सब्सटेंस है वो हमें दोबारा से नहीं मिल सकता है। ये जो चेंज होते हैं ये परमानेंट होते हैं और इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी भी सब्सटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले या फिर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, हम कार्बन को हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये है केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, अब जब हम कार्बन के सिंबल लिख दें नीचे, कार्बन का सिंबल क्या होगा, C होगा। जब हमने कार्बन का सिंबल लिखा C और ऑक्सीजन का लिखा O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी सिंबल लिखा हमने CO2। ये जब हमने सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिखा है इनको रिएक्शन को, तो ये क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन। जब सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इन दिस वे केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटर्न इन शॉर्ट, इसमें हमने केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा है बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से। इन केमिकल रिएक्शन द substance that take parts are written on the left hand side of arrow, these are called reactants। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, एरो के बीच में जैसे ये एरो है, लेफ़्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं किसको, रिएक्टेंट्स को। जो दो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, जिन दो की रिएक्शन हो रही है उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जब रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने पे जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं राइट साइड में, बीच में लगता है एरो। ठीक है, एरो शोज़ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एरो रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्शन आगे की साइड मूव कर रही है, रिएक्टेंट ख़त्म होते जा रहे हैं और उन रिएक्टेंट से न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता जा रहा है। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एरो द प्रोडक्ट्स आर विच आर द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। राइट हैंड साइड में एरो के क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो फॉर्म हुए हैं रिएक्शन के दौरान। अब है स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। फॉर राइटिंग इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन,
किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखने के लिए फर्स्टली रिएक्टेंट्स आर रिटर्न, सबसे पहले रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है, फिर एक एरो बनाया जाता है और उसके बाद में प्रोडक्ट को लिखा जाता है। सेकंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन, अगर रिएक्टेंट्स के नंबर एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ 2 है तो उन दोनों के बीच में क्या लगाया जाएगा, प्लस साइन लिखा जाएगा। अगर प्रोडक्ट भी 2 है तो उन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। थर्ड है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना तो फॉर्म होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स के इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के, दोनों साइड एरो के। मतलब यहाँ पे अगर कार्बन का नंबर 1 है तो दूसरी साइड भी कार्बन का नंबर 1 ही रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन का नंबर 2 है तो दूसरी साइड भी ऑक्सीजन का नंबर 2 ही रहेगा। इससे इनका ना तो मास कोई फॉर्म होगा ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा, और नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स के। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फंडामेंटल लॉ है उसके अकॉर्डिंग इन अ केमिकल रिएक्शन वॉट एवर बी द मास ऑफ द रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट ऑफ सेम मास इज फॉर्म्ड, दैट मीन्स मास इज कंजर्व्ड इन कंप्लीट रिएक्शन। चाहे मास ऑफ रिएक्टेंट कितना भी हो, प्रोडक्ट का मास भी सेम ही होगा रिएक्टेंट के मास के। इसको हम बोलते हैं मास इज़ कंजर्व्ड इन कंप्लीट रिएक्शन, की पूरी रिएक्शन के अंदर मास कंजर्व है, जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही प्रोडक्ट्स का मास है। मास ना तो क्रिएट होता है रिएक्शन के अंदर, ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड ऑन प्रोडक्ट साइड। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में जितने एटम हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे प्रोडक्ट्स के साइड में। सो इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस द राइट रिटन इक्वेशन, इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसके अंदर हम एटम के नंबर्स को बैलेंस करें, तभी हमारी इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज़ वो रॉन्ग होगी। इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मॉलिक्यूल्स के नंबर को हमें बढ़ा के या फिर कम करके इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। केमिकल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब हमें इसको हिट एंड ट्रायल मेथड का क्या मतलब है, बार बार इसको करके देखना पड़ता है कि किस तरह से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। कहीं हमें नंबर ज़्यादा करने पड़ते हैं किसी चीज़ के, कहीं हमें नंबर कम करने पड़ते हैं। फिफ्थ स्टेप देखो, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, फर्स्टली द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड। पहले आपको जो भी इक्वेशन अपन लिख रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी एटम दे रखे हैं उनको बैलेंस करना है। जैसे ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें अभी ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं, इधर 3 है, और इधर कार्बन के नंबर कितने हैं, 1 है, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन है 8 और इधर हाइड्रोजन है 2। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम को आपको बैलेंस करना है। बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा है, कार्बन है, तो कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, और उधर कितने हैं, 3। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगाएंगे। देखो हमने नीचे 3 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन के नंबर दोनों साइड में बैलेंस हो गए। जब कार्बन के नंबर बैलेंस हो गए हैं तो अब आप दोनों साइड में ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करो। ऑक्सीजन के नंबर इधर देखो आप कितने हैं, यहाँ पे हो गए 3 2 6 हो गए ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना है, 1 है, यानी इधर टोटल 7 है, और इधर कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन से भी पहले आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, हमने कार्बन को बैलेंस किया, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 3, दोनों साइड अब 3 3 हो गए। अब आपको किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना है और उसके बाद में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो अब हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हैं, 8 है, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे तो 4 2 8 हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, 8 इधर हो गए। कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ पे भी कार्बन 3 है। अब ऑक्सीजन बचा है बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 6 और 4, 10 है, इस साइड 10 है और इस साइड 2 है। तो अगर हम इसके आगे यहाँ पे 5 लगा दें तो यहाँ पे भी 10 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 10 हो जाएंगे, और हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। देखो इसके अंदर कार्बन के नंबर यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है। हाइड्रोजन देखो 8 है,
यहाँ इस साइड में भी 8 है। ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं 3 और 2, 3 2 ज़ा 6 और 4 इधर है, 10 है इस साइड टोटल और इस साइड भी 10 ऑक्सीजन है। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। जब हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिप्रेजेंट करनी है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। जैसे ये कार्बन है, ये सॉलिड में होता है तो हमने नीचे लिखा एस, ये गैस है तो हमने गैस में लिख दिया नीचे जी, और ये भी गैस है तो इसके नीचे लिख दिया जी। When reactant product are in aqueous solution form then aqueous is written। जब भी ये पानी के अंदर डाले हुए होते हैं, aqueous फॉर्म के अंदर होते हैं, तो हम इसके नीचे aqueous लिख देते हैं। जैसे इसके नीचे हमने लिख दिया aqueous, ठीक है। When reaction is reversible, जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो दोनों साइड में एरो को बनाया जाता है कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं और फिर वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके लिए दोनों साइड एरो को बनाया जाता है। 9th है कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होती है तो एरो के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर लिखा जाता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अगर हमें कोई रिएक्शन दे रखी है और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस में ये आपको हीट दे रखी है कि इतनी हीट है, अगर प्लस दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर माइनस दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे को कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो हम ये भी बता सकते हैं देखकर कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। प्लस साइन का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और माइनस साइन का मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। कैटेलाइज यूज इन रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए कैटेलाइज का यूज़ किया जाता है तो उस कैटेलाइज को एरो के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, अभी हमने ब्रीफ में केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हमें उसी से पता चल रही है। देखो फर्स्ट क्या है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें केमिकल इक्वेशन से, रिएक्टेंट्स के नंबर के बारे में और प्रोडक्ट के नंबर के बारे में, कि रिएक्टेंट में कितने नंबर है एटम के, मॉलिक्यूल्स के, और उसका मास कितना है, और प्रोडक्ट का कितना एटम है, मॉलिक्यूल है या मास है। सेकंड हमें फिजिकल स्टेट पता चल जाती है सब्सटेंस की कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, क्योंकि वो केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करा हुआ होता है। थर्ड है कि अगर कोई किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर या कैटेलाइज की ज़रूरत है तो वो भी हम इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी कैटेलाइज का यूज़ किया गया और क्या टेम्परेचर और क्या प्रेशर पर ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। फोर्थ है बाय इक्वेशन, इक्वेशन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि रिएक्शन एक्सो होगी या एंडो होगी, अगर प्लस है तो एक्सोथर्मिक है और माइनस है तो एंडोथर्मिक है। फिफ्थ है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो उसके अंदर दोनों साइड में एरो रिप्रेजेंट होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है या नहीं है। अब क्या क्या लिमिटेशन होती है केमिकल इक्वेशन की, क्या चीज़ केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाती, ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। कंप्लीटनेस ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है। सेकंड, हमें रिएक्शन की कितनी कंसंट्रेशन है या फिर प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है ये हमें क्लियर इससे नहीं हो पाता है। अब है केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जब केमिकल चेंज होता है किसी सब्सटेंस में, उसकी केमिकल कंपोजिशन में और उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाता है, जो मेन सब्सटेंस होता है उससे पूरा ही न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल चेंज इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज होना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन उसका टोटल मास कंजर्व रहता है। अभी हमने पढ़ा था दोनों के एटम और मॉलिक्यूल के नंबर दोनों साइड में सेम रहते हैं, इसलिए इसका टोटल मास भी कंजर्व रहता है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें, केमिकल रिएक्शन हमें रिप्रेजेंट करके दे रखी है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। इसका एग्जांपल है ये 2Mg + O2 + 2Mg, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ये है मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन के अंदर बर्न कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वाइट कलर पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रही है, इसकी वजह से इसके वाइट कलर के पाउडर हमें मिलेंगे।
हियर इन रिएक्टेंट्स, यहाँ पर रिएक्टेंट्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg इज़ 2, Mg के एटम कितने हैं 2 है, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम भी कितने हैं 2 है, एंड आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पर भी दोनों नंबर सेम है, Mg भी 2 है और O भी 2 है। मास ऑफ Mg एंड O2 रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, Mg का मास पहले भी जितना था उतना ही रिएक्शन के बाद में होगा, O2 का मास भी पहले जितना था उतना ही रिएक्शन के बाद होगा। इसके लिए हमें एक और एग्जांपल दे रखा है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे C + O2 = CO2। आपको पता है कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, कैसे पता चलता है, एटॉमिक नंबर आपने पढ़े होंगे 1 से 20, कार्बन किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है, वो कार्बन का एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है एटॉमिक मास होता है, जनरली डबल होता है बट कुछ चेंज भी, कुछ जगह एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है। कार्बन का 6 होता है तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास क्या है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा 16। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए 2 × 16 किया 32 आया, और कार्बन का कितना आता है 12। इस साइड देखो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है तो 2 × 16, इस साइड भी 44 आ रहा है टोटल मास और इस साइड भी 44 आ रहा है टोटल मास, यानी मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, मास कंजर्व रहा है, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी है। इन दिस रिएक्शन कोल इज बर्नड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस रिएक्शन के अंदर कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया है। हियर कोल एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, यहाँ पे कोल और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। CO2 इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट, बाद में प्रोडक्ट की तरह CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। हैव कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन दीज टू, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है CO2 की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही उनसे अलग है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। हियर 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ग्राम के कार्बन ने 32 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और 44 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, लेकिन टोटल मास जो रिएक्टेंट्स का है वो इक्वल है किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ कंपाउंड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड बने हुए हैं वो ब्रेक होने लगते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, वेलोसिटी एंड नेचर ऑफ रिएक्शन। बहुत सी टाइप की रिएक्शन होती है किसके बेसिस पे, रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, उनकी ब्रेकडाउन के बेसिस पे, बॉन्ड के फॉर्मेशन के बेसिस पे, और किस वेलोसिटी से किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब, और रिएक्शन का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके। थैंक यू।